सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का आगे का प्रकरण नगर क्या कहती है कहानियाँ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा कि प्रभाकर लोहारों को काम करते हुए देख रहा था और वो ये सोच रहा था कि लोहे से औजार कैसे बनते हैं और इन लोहे के औजारों का और खेती का आपस में क्या संबंध है। फिर हमने देखा कि इन लोहे के औजारों का उपयोग करने से खेती के अंदर, कृषि के अंदर है वो उत्पादन बढ़ने लगा और इसके लिए कई प्रकार के कदम उठाए गए। जब उत्पादन बढ़ा तो किसानों ने राजाओं को ज़्यादा कर दिया और इससे राजाओं के राजस्व में वृद्धि हुई। फिर हमने देखा कि गांवों में कौन लोग रहते थे, कि गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। दक्षिणी भारत में हमने देखा वेल्लल्ला, उनवार और कैडेसियार और अधिमाई रहते थे और इसी देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक, गृहपति और दास कर्मकार रहते थे। तो इस तरह से गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। तो आज हम पढ़ेंगे नगर के बारे में कि क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जातक कहानियाँ होती हैं जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित होती हैं। तो ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनवान बन जाता है, कैसे वो प्रयत्न कर करके एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो चलिए पहले हम इसी एक निर्धन की चतुराई वाली कहानी को पढ़ते हैं कि एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। कितने सिक्के में? सिर्फ एक सिक्के में उसने मरे हुए चूहे को बेचा। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई तो राजा का बगीचा टूटी हुई टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। तो युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है और माली वो तुरंत मान गया। युवक ने क्या किया कि पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे तो इन बच्चों को यह कहकर इकट्ठा किया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले वो उन्हें एक एक मिठाई देगा। और देखते ही देखते बच्चों ने क्या किया, बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा और उसने क्या किया, उस पूरे ढेर को खरीद लिया और इस तरह से युवक के पास कुछ और पैसे जुड़ गए। अब युवक ने एक योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तब युवक ने क्या कहा, उसने कहा कि मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। और यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने उस युवक की घास को 1000 सिक्के में खरीद लिया। और इस तरह से देखो कि इस निर्धन व्यक्ति के पास सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था और इस तरह से उसने चतुराई से, अपनी बुद्धि से करते करते 1000 सिक्के अपने पास जमा कर लिए और वो इस तरह से धनवान हो गया। तो ये देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है कि जैसे नगरों में जो भी हमें जानना है उसके कहानियों के अलावा और भी स्रोत हैं, जैसे कि शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं। यानी जो मूर्तियाँ बनाते हैं उनके आसपास कोई भी घटना घटती है
तो वो उसे उस घटना को उस मूर्ति के ज़रिए हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो इन मूर्तियों को वो क्या करते हैं, ऐसी इमारतों की रेलिंग में या खंभों में या फिर जो प्रवेश द्वार होते हैं उन पर सजाते हैं जहाँ ज़्यादा लोग आते थे। तो इस तरह से हमें नगरों के बारे में भी पता लगता है। तो ये देखिए कि यहाँ पर आपको एक ये मूर्ति कला दिखाई दे रही है और ये है सांची की मूर्ति कला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये वाली मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप है, उसकी मूर्ति कला का नमूना है। और इसमें जीवन के शहर के एक जीवन का दृश्य है कि शहर में लोगों का जीवन कैसा है। और सांची के स्तूप के बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 11 में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम इसे देख लेते हैं कि ये देखिए ये रहा सांची का स्तूप। अब देखिए कि इसमें वो ये पूछ रहा है कि जो इन दीवारों को ध्यान से देखो, जो आपको ये दीवारें दिखाई दे रही हैं ये, और ये जो नीचे रेलिंग दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ से बनी हुई है, लकड़ी से, ईंट से या पत्थरों से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी हुई है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो स्तूप होता है उसका अर्थ होता है टीला। ये इस तरह से एक गोलाकार टीला बना हुआ होता है, और जो ये टीला है ये तो ईंटों का बना हुआ था, और जो हमने अध्याय 7 में सारनाथ का स्तूप पढ़ा था उसी तरह से अशोक के समय का है। और फिर इसके चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं, इसके ऐसे जो स्तूप के चारों तरफ जो परिक्रमा की जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जो लोग हैं वो मंदिरों के बाहर परिक्रमा करते हैं, वैसे ही तो इस परिक्रमा वाला जो रास्ता होता है वहाँ पर ये इन्होंने इस तरह से एक रेलिंग लगा दी है, और जो ये रेलिंग है ये पत्थरों की बनी होती है, और इसका जो प्रवेश द्वार है वो भी पत्थरों का बना हुआ है, और इस पर ये सुंदर सुंदर यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो हमने उसी चित्र में इस मूर्ति कला के बारे में देखा था कि कैसे शहरों का जीवन है, और उस शहरों के जीवन का एक दृश्य इसमें दिखाया गया है। इसके बाद देखिए कि अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर और महाजनपदों की राजधानी थी, हमने पढ़ा था। जैसा कि हमने ये भी पढ़ा था कि इनमें से कुछ शहर हैं वो परकोटों से घिरे हुए होते थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो कि अनेक शहरों में वलय कूप होते थे। ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा इधर कि इस तरह से वलय का मतलब होता है गोल 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 घेरे से बने होते हैं, इस तरह से ऐसे, और ये कूप होते हैं, वलय कूप इन्हें कहते हैं। तो ये जो वलय कूप होते हैं ये गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, यानी कि जैसे नहाने के लिए, कपड़े धोने का, या जो कचरा डालने के लिए, जल निकासी के लिए इनकी व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ एक ये प्रश्न भी बनता है कि हड़प्पा की जो जल निकास व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पा के अंदर घरों के बाहर नालियाँ बनी हुई थी और सड़क के ऊपर नालियाँ बनी हुई थी, और वो थी जल निकासी के लिए। लेकिन इसमें देखिए जो ये वलय कूप है ये घरों के अंदर ही बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में ही होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है, क्योंकि यात्रा के द्वारा भी हमें पता लगता है कि जैसे पहले जो यात्री आए, नाविक आए, तो उन्होंने भी अपनी यात्रा का वर्णन किया था। तो ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, और वो जिन जिन स्थानों पर गया था, जिन जिन पत्तनों पर गया था, वहाँ वहाँ उसने उनके बारे में उसका वर्णन किया था। जैसे कि ये देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा, जहाँ जहाँ वो गए उन सभी के बारे में उसने लिखा है। तो मानचित्र 7 में भरूच को ढूंढो। तो सबसे पहले हम मानचित्र में भरूच नामक स्थान को ही देख लेते हैं कि भरूच कहाँ है, फिर हम भरूच के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें ये गुजरात के पास में है जो भरूच है ना। तो चलिए हम भरूच के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है भरूच की कहानी। बैरी गाजा यानी भरूच का ये यूनानी नाम है।
तो बैरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय जो मछुआरे होते थे वो ही जहाज ला सकते थे। बैरीगाजा के अंदर शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। यानी भरूच के अंदर इन चीज़ों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यानी कि जो भरूच का यूनानी नाम है बैरीगाजा, यहाँ से ये सामान दूसरे स्थानों पर भेजा जाता था। तो राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। अब इन उपहारों में चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल होते थे। तो अब ये देखिए कि बैरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ, जो कि हमने देखा कि बैरीगाजा से के अंदर शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का तो आयात होता था और हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। इसके बाद देखिए एक प्रश्न और है, ऐसी दो चीज़ें बताइए जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। तो देखिए इनमें से एक तो हम ये कह सकते हैं कि टिन और एक सोने और चांदी के सिक्के, इनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। आहत के सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। यानी कि कभी ऐसे आयताकार, वर्गाकार और कभी कभी गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे और इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे और इसीलिए ये सिक्के आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। पृष्ठ 82 पर जो हमने कहानी पढ़ी थी निर्धन की चतुराई, उसमें हमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। यानी कि उस व्यक्ति के पास पहले एक भी सिक्का नहीं था तो उसे निर्धन कहा गया, और जब उसके पास 1000 सिक्के एकत्रित हो गए तो वो धनवान बन गया। तो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं और सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो कि करीब 500 साल तक चले, और इनका चित्र देखिए आपको नीचे दिखाई भी दे रहे हैं। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इसके बाद हैं विनिमय के और भी कई साधन थे। संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़िए। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर, परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाएं, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रहता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। देखिए नीचे दो प्रश्न हैं कि व्यापारी किस चीज़ से और इसका विनिमय करते हैं, यानी कि नमक का विनिमय करते हैं। तो वो किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं? तो जो व्यापारी हैं वो धान से नमक का विनिमय करते हैं। और वे किस तरह से यात्राएं कर रहे हैं? तो वे गाड़ियों पर, जैसे बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इन गाड़ियों पर वो यात्राएं कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नगर में और कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। सिक्के और इसके अलावा जैसे हमने मूर्ति कला वगैरह देखी। इसके बाद नगर में जैसे शिल्प है, शिल्पकार हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।